Hello everyone, welcome to Serious Economics. Today we are going to cover block 4, which is agriculture, structure, green revolution and food security. Okay, so इस ब्लॉक का थीम हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। हमें अब जो कवर करना है वो है लैंड रिफॉर्म एंड फर्दर टॉपिक्स। ठीक है, सो फर्स्ट हम एक छोटा सा ग्लिम्स देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो इंडियन एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर है वो हमें क्या बताता है। वो हमें बताता है कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर जो इंडियन एग्रीकल्चर का है उसे समझने में जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर जो है हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या बताता है कि हमारे मतलब फार्मिंग कैसी होती है, लैंड ओनरशिप कैसा है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है। ठीक है, इसका मेन फीचर क्या था? तो मेन फीचर जो था इंडियन एग्रीकल्चर का वो ये था कि डोमिनेंस था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स किसे कहते हैं? जिनकी लैंड जो है लेस देन 2 हेक्टेयर हो। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड जो थे उनको हम स्मॉल फार्मर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो है मेजोरिटी में कौन से फार्मर थे? स्मॉल फार्मर्स ज्यादा थे। ठीक है, जिसके रिजल्ट क्या होता था कि लो इनकम होती थी, लो इन्वेस्टमेंट होता था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना डिफिकल्ट होता था। ठीक है, तो पहला फीचर तो हमने देखा था कि इंडियन एग्रीकल्चर की कि डोमिनेंस थी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की। दूसरा, एग्रीकल्चर जो था एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन था उस वक्त में। क्या है, आज भी है पर उतना नहीं है जितना पहले था। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है उस वक्त 45% वर्कफोर्स इसमें इंगेज थी, बट कंट्रीब्यूट कितना करती थी? सिर्फ 17% जीडीपी में। ठीक है, तीसरा हमने फीचर देखा मानसून डिपेंडेंसी का। ठीक है, कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो हैवली जो है मानसून पे डिपेंडेंट है। ठीक है, चौथा फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का जो हमने पढ़ा था कि लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी मतलब कि इंडिया में जो है प्रोडक्टिविटी डेवलप्ड कंट्रीज से लोअर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, पुअर इरिगेशन फैसिलिटी है, लो मैकेनाइजेशन है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? तो मेनी फार्मर्स मार्केट के लिए नहीं, अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं छठवा जो फीचर था वो ये है कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर में लेबर ज्यादा होता है कंपेयर टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर कुछ वर्कर्स हटा दिए जाएं तब भी आउटपुट क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है कि जरूरत सिर्फ 10 की है। ठीक है, 10 वर्कर्स की है एक एग्रीकल्चर लैंड में। ठीक है, और वर्क कर रहे हैं 12। ठीक है, जो दो होंगे वो हमारे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। ठीक है, वो काम तो कर रहे हैं पर इनकी प्रोडक्टिविटी क्या है? जीरो है। ठीक है, तो ये सिक्स्थ हमारा फीचर था इंडियन एग्रीकल्चर का। ठीक है, एंड सेवेंथ बात करें, रीजनल इम्बैलेंसेस थे। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सब स्टेट में इक्वल नहीं था। एडवांस स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सब एडवांस स्टेट थे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में। बैकवर्ड एरियाज था ईस्टर्न इंडिया एंड रेनफेड रीजन। ठीक है, फिर आठवां फीचर इंडियन एग्रीकल्चर का ये है कि मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब इंडिया में फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, हॉर्टिकल्चर सब प्रोड्यूस होते थे। ठीक है, फूड क्रॉप जैसे राइस, व्हीट, कैश क्रॉप जैसे कॉटन, शुगर कैन, टी, कॉफी, तो मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न तो हमारे इंडिया में ऑलरेडी था। ठीक है, नाइन्थ जो फीचर था इंडियन एग्रीकल्चर का वो लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंडिया में मशीनरी का यूज कंपेरेटिवली क्या होता था? कम होता था, और ह्यूमन लेबर का यूज ज्यादा होता था। ठीक है, एंड 10 सबसे इंपॉर्टेंट की इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक। एग्रीकल्चर के साथ साथ डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी भी रूरल इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट थी। ठीक है, एंड 11वां बात करें तो अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया कि जो सम फार्मर्स के पास ही लार्ज लैंड होल्डिंग थी एंड मेनी फार्मर्स के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग थी, इसलिए लैंड रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, इसी कारण से। ठीक है, और डुअल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर था हमारे इंडिया में कि इंडियन एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल सेक्टर प्लस मॉडर्न कमर्शियल सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते थे। एग्जाम्पल, पंजाब जो है मॉडर्न मैकेनाइज्ड फार्मिंग करता था, लेकिन जब जो सम ट्राइबल और रूरल एरियाज हैं वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम क्या था, हमने फीचर देख लिया, समझ लिया क्या होता था, क्या कैसा था हमारा इंडियन एग्रीकल्चर। प्रॉब्लम क्या थी इंडियन एग्रीकल्चर में? तो
प्रॉब्लम ये थी कि फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी, डिपेंडेंस ऑन मानसून था, लो इरिगेशन कवरेज था, फार्मर जो थे डेप्ट में थे, प्राइस की इंस्टेबिलिटी थी एंड लैक ऑफ स्टोरेज एंड मार्केटिंग। ठीक है, ये सारे जो थे प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ने फिर क्या इसको इससे रिलेटेड मेजर्स लिए, तो ग्रीन रिवोल्यूशन लाया, एमएसपी सपोर्ट ले आए, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाए, क्रॉप इंश्योरेंस दिया, पीएम किसान, ई नाम, एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कीम, ये सारे गवर्नमेंट ने मेजर्स लाए। इसे हम जाके अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ओवरऑल वन लाइन में अगर कंक्लूड करें इंडियन एग्रीकल्चर को, तो इंडियन एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल लैंड होल्डिंग, मानसून डिपेंडेंस, लो प्रोडक्टिविटी एंड सरप्लस लेबर थ्रू ग्रेजुअल मॉडर्नाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, आप ओवरऑल लिख सकते हो। ठीक, अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो अब देखो लैंड रिफॉर्म जो है इसका कोर आइडिया क्या है। तो लैंड रिफॉर्म जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म, इंडिपेंडेंस के बाद जो लैंड रिफॉर्म हुई है इसके बारे में यहाँ हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो लैंड रिफॉर्म का मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड ओनरशिप और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, ताकि फार्मर्स को ज्यादा राइट और इक्वालिटी मिल सके। ठीक है, सिंपल वर्ड में इसे समझो कि जिस किसान ने जमीन पर काम किया उसको जमीन का अधिकार मिले, इस वजह से लैंड रिफॉर्म्स जो है आए गए थे, ठीक, लाए गए थे। ठीक है, ओवरऑल कोर आइडिया पे अगर समझे तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने कॉलोनियल लैंड सिस्टम को तोड़ने के लिए रिफॉर्म्स लाए थे, जिसमें जमींदारी सिस्टम का एबोल्यूशन करना हुआ, या टेनेंसी रिफॉर्म लाना हुआ, लैंड सीलिंग लाना हुआ, या लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन करना हुआ। ठीक है, तो ये जितने भी इनसे रिलेटेड था, यही सारे जो रिफॉर्म्स या ये स्टेप्स लिए गए, किस लिए, कि कॉलोनियल लैंड सिस्टम जो था उसको हटाने के लिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन इन सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं था। जितनी भी ये एबोल्यूशन हुआ या टेनेंसी रिफॉर्म या पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं था, बट या इट्स अ बिग स्टेप जो कि उस टाइम की गवर्नमेंट ने किया था, इसका फायदा भी बहुत पहुंचा। ठीक है, अच्छा, जमींदारी एबोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्रिटिश टाइम में जमींदार जो थे वो क्या, जमींदार कौन थे, जमींदारी एबोल्यूशन हम बात कर रहे हैं कि जमींदारी को हटाना, तो जमींदार थे कौन, तो जमींदार जो थे वो ब्रिटिश टाइम में जमींदार को मिडिल मैन कहा जाता था। ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश टाइम में जो जमींदार थे वो मिडिल मैन थे, जो फार्मर से रेंट कलेक्ट करते थे। ठीक है, मतलब फार्मर जो है वो हाई रेंट देते थे, एक्सप्लॉयटेशन भी फेस करते थे, और ओनरशिप राइट भी नहीं था उनके पास। ठीक है, तो इसी चीज को रिफॉर्म लाने के लिए 1950 में गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया। ठीक है, और गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था कि मिडिल मैन को रिमूव कर दिया जाए, फार्मर्स को डायरेक्ट ओनरशिप दिया जाए। ठीक है, और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इस लैंड रिफॉर्म से, जमींदारी सिस्टम के एबोल्यूशन से क्या इम्पैक्ट हुआ, ये हुआ कि 2 करोड़ से अधिक जो टेनेंट मतलब कि जो किराए पे मान लो लैंड लेके जो खेती करते हैं, वो 2 करोड़ टेनेंट्स को ओनरशिप राइट मिला, और इससे एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कम हुआ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी जमींदारी एवोल्यूशन करने से, तो प्रॉब्लम क्या हुई, तो प्रॉब्लम ये था कि जमींदारों को कंपनसेशन दिया गया, पुअर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, जमींदारों ने जो है लैंड जो है वो किसी किसी और के नाम पे करके अपने फैमिली मेंबर्स में, एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करके स्मॉल लैंड होल्डिंग दिखा दिया। ठीक है, ये पुअर इम्प्लीमेंटेशन एक कारण था, एंड रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं आ पाया इससे, एवोल्यूशन होने से ऐसा नहीं था कि एक्सप्लॉयटेशन बंद हो गया था। ठीक है, तो ये रहा जमींदारी एवोल्यूशन के बारे में। अब बात करते हैं टेनेंसी रिफॉर्म। ठीक है, टेनेंसी रिफॉर्म के बारे में देखते हैं। तो टेनेंसी रिफॉर्म जो था, टेनेंट फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो इसका मेन फीचर ये था कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब लैंडलॉर्ड जो है इजीली जो टेनेंट को नहीं हटा सकते। अगर किसी को किराए पे आपने दिया हुआ है कि आप खेती करो, तो आप जब मन करे तब नहीं हटा सकते हो, आप सिक्योरिटी देना पड़ेगा कि आप 10 साल के लिए अलॉट कर रहे हो, 5 साल के लिए अलॉट कर रहे हो, सो दैट उसको सिक्योरिटी रहे। दूसरा फेयर रेंट, मतलब रेंट की जो लिमिट है वो फिक्स की गई, यूजुअली 1/4 या 1/5 जो है जितना फार्मर प्रोड्यूस करेगा उतने का ही रेंट उतना ही दे पाएगा, क्योंकि उसको मेहनत उसकी है, सारी चीजें उसकी है, बस लैंड आपका है तो आपको उसका ही उतना ही रेंट मिलना चाहिए, फिक्स रेंट। ये नहीं कि वो जितना प्रोड्यूस कर रहा है सब आपको ही दे दे। ठीक है, ओनरशिप राइट में लॉन्ग टर्म में टेनेंट को ओनरशिप देना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म तक टेनेंट
खेत की देखभाल करता है तो, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या हुई टेनेंसी रिफॉर्म में ना, कि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट्स को रिकॉर्ड से हटा दिया। लैंडलॉर्ड क्या किए टेकी बोलने लगे कि हम खुद ही खेती करते हैं, जो किराएदार जो खेती लेके कर रहे थे उनको हटा दिया, ठीक है, उनको रिकॉर्ड से हटा दिया, ठीक है। टेनेंसी कंसेलमेंट हुआ। अब मे भी इसकी वजह से जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो जो है अपनी जमीन क्या कहते हैं देना भी, मतलब जो उनको मिल रहा था फैसिलिटी की वो किराए पे अपना लैंड लेके खेती कर सकते थे, इस चीज की वजह से वो अवॉइड करने लगे, ठीक है। एंड दूसरा ये हुआ कि बिहार और बंगाल में शेयर क्रॉपिंग जो है कंटिन्यू रहा, ठीक है। इसी में एक रिलेटेड लैंड रिफॉर्म में ही हमने जमींदारी एवोल्यूशन पढ़ा, टेनेंसी रिफॉर्म पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन बारगा, ठीक है। ऑपरेशन बारगा क्या है? तो ऑपरेशन बारगा जो है वेस्ट बंगाल में 1978 में मतलब लाया गया था, ठीक है। और ये क्या था, ये इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है। गवर्नमेंट ने शेयर क्रॉपर मतलब बर्गरदाश, मतलब बंगाल में शेयर क्रॉपर को क्या बोला जाता था, बर्गरदाश, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने शेयर क्रॉपर बर्गरदाश को ऑफिशियली जो है रजिस्टर किया, ठीक है। इसके रिजल्टेंट क्या हुआ कि उनको सिक्योरिटी मिली, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई, और ये लैंड रिफॉर्म का सक्सेसफुल एग्जाम्पल माना जाता है जो ऑपरेशन बारगा है। अगर पूछा जाए कि क्या लैंड रिफॉर्म पूरी तरह से फेल था, तो नहीं, लैंड रिफॉर्म पूरी तरह से फेल नहीं था, क्योंकि जो ऑपरेशन बारगा है वेस्ट बंगाल में वहां पे तो ये सक्सेस था, ठीक है। तो सक्सेसफुल में एग्जाम्पल देखना है तो ऑपरेशन बारगा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट देखेंगे लैंड सीलिंग का, ठीक है। लैंड सीलिंग लैंड रिफॉर्म में ही ये सारी चीजें हैं। आप लैंड रिफॉर्म करोगे तो लैंड रिफॉर्म को ही लाने के लिए ये सारी पॉलिसी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की। जमींदारी का एवोल्यूशन हो, या टेनेंसी रिफॉर्म हो, या ऑपरेशन बार का करना हो, या लैंड पे सीलिंग लगाना हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ही आपको लैंड रिफॉर्म में लिखने हैं। लैंड सीलिंग और हमारे नेट के लिए हमें इन सारे पॉइंट्स का मतलब पता होना चाहिए, जिससे कि हम एमसीक्यू एलिमिनेट कर सके, ठीक है। तो अब देखो लैंड सीलिंग मतलब एक फैमिली कितनी मैक्सिमम लैंड रख सकती है उसकी लिमिट फिक्स करना ही लैंड सीलिंग है, ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा लैंड इक्वल टू सरप्लस लैंड इसे कह सकते हो, मतलब एक फैमिली की मैक्सिमम लैंड होल्डिंग कैपेसिटी पे लिमिट लगाया गया, ठीक है। और किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का प्लान ये था कि सरप्लस लैंड को, जो भी एक्स्ट्रा लैंड निकल रही है, मतलब एक गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी कि आप इतना रख सकते हो, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा जो लैंड निकल रही है तो उनका प्लान था कि वो फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस एक्स्ट्रा लैंड को, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुई ना कि लैंडलॉर्ड्स ने इसमें लूप होल यूज कर लिया। क्या किया? बेनामी होल्डिंग, ठीक है। बिना नाम के जो है प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेनामी होल्डिंग, ठीक है। उन्होंने बेनामी होल्डिंग करना शुरू कर दिया, फैमिली मेंबर्स के नाम पे ट्रांसफर किया, फेक उसको बेचने का मतलब कारनामा, मतलब या कह सकते हो फेच बेचने का एक्ट करने लगे वो लोग, ठीक है। इसके रिजल्टेंट क्या हुआ कि एक्चुअल सरप्लस लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम हुआ, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन की। लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन ये भी जो है लैंड रिफॉर्म के लिए ही पॉलिसी लाई गई। ये कितनी पॉलिसी लाई गई? एक, दो, पहला जमींदारी, दूसरा टेनेंसी रिफॉर्म, तीसरा ऑपरेशन बारगा, चौथा लैंड सीलिंग एंड पांचवा लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन। इन पांचों को तो आपको कभी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, कभी कुछ भी आ जाए, या इन पांचों के कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो इंडिया में जो है बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो मेन लैंड रिकॉर्ड्स, जो मतलब इंडिया में उस वक्त क्या हुआ था कि जो बहुत सारे स्टेट्स के मेन लैंड रिकॉर्ड्स जो है आउटडेटेड थे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRP लॉन्च किया टू कंप्यूटराइज रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब ये सॉरी उस टाइम की बात नहीं है, अभी की बात है। लैंड रिफॉर्म ये सारे जो चीजें होंगी इसमें ऐड होती जाएंगी, जो भी रिसेंट में भी अगर कोई चेंजेस किया जाएगा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड भारत में, उसको हम लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत ही उस पॉलिसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी क्या हुआ कि मेन लैंड रिकॉर्ड जो है वो आउटडेटेड हो गया था, स्टिल आउटडेटेड है मेनी स्टेट्स में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि DILRMP जो है करके प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका नाम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य ये था कि वो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड करेंगे सारे मेन लैंड्स का, ठीक है। और क्लियर ओनरशिप एंड टाइटल्स उसमें मेंशन होंगी, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव समझ आ गया।
लैंड टाइटलिंग, मतलब फुल ओनरशिप टाइटल जो है उसको रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। और ये जो है ओवरऑल अगर बात किया जाए, दैट्स इट, अभी इतना ही हो गया खत्म हमारा लैंड रिफॉर्म का पांचों, ठीक है। तो अगर ओवरऑल इवेल्युएशन ऑफ लैंड रिफॉर्म अगर हम करें तो अचीवमेंट क्या था, फेलियर्स क्या थे, ये सोचेंगे ना। अगर कोई लिख दे कि राइट 100 या 200 या 500 वर्ड्स ऑन लैंड रिफॉर्म, तो आप अगर पांच जो पॉलिसी लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत आई हैं, ठीक है, की रिफॉर्म पेंडिंग कह रहा है, मतलब अभी ये रिफॉर्म जो है लैंड रिकॉर्ड का अभी पेंडिंग ही है, मतलब चल ही रहा है, अभी पूरी तरह से हम बता नहीं सकते सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो ये पांचों फीचर्स के लिखने के बाद, लैंड रिफॉर्म के इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या लिखोगे, आप ओवरऑल इवेल्युएशन करोगे ना कि क्या ये पॉलिसी सक्सेस था या फेलियर था। तो आप जब लिखने जाओगे तो आप लिखोगे कि अचीवमेंट लैंड रिफॉर्म की ये थी कि जमींदारी सिस्टम क्या हुआ, एंड हुआ, सम टेनेंट्स गॉट्स, मतलब सम टेनेंट जो है वो ओनरशिप राइट पाए, रूरल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो रिड्यूस हुआ, चौथा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को भी सपोर्ट मिला, ठीक है। ये सारे अचीवमेंट थे हमारे लैंड रिफॉर्म के। लेकिन फेलियर क्या था, फेलियर ये था कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, पॉलिटिकल रेसिस्टेंस मिला, बेनामी होल्डिंग्स होने लगी, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, इतना सब कुछ करने के बाद भी, ठीक है। तो अगर इन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अगर हम जाएं तो लैंड रिफॉर्म इन इंडिया aimed at ensuring social justice and equitable distribution of land, but weak implementation limited their overall success, ठीक है। दैट्स इट। अब चलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन पे। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब है कि ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब है कि एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके फूड प्रोडक्शन को रैपिडली इंक्रीज करना, ठीक है। क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब कि एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके फूड प्रोडक्शन को रैपिडली इंक्रीज करना। इंडिया में ये मेनली जो है 1960 टू 70 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, ठीक है। 1960 टू 70 में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, ठीक है। और क्यों आया था ग्रीन रिवोल्यूशन, नीडेड, मतलब जरूरत क्या थी ग्रीन रिवोल्यूशन की। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है फूड डेफिसिट कंट्री था, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीज से फूड इंपोर्ट कर रहे थे हम लोग, और यूएस ने जो है पीएल 480 जो फूड एड है, उनके एड पे जो है हम डिपेंडेंट थे। देखो क्या हुआ था ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इंडिया का मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन था। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है उससे पहले इतना प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी कंट्री का पेट पाल सके। आज हम बोलते हैं ना कि HYB सीड्स का इस्तेमाल कम करो, ये करो, बट इतना जो है ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता था कि आप जो है पूरे कंट्री में जो इतनी पॉपुलेशन है उसका पेट भर सको, ठीक है। इतनी आपकी एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं थी, या उनकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं थी। तो इसलिए इंडिया जो है डिपेंडेंट था यूएस के पीएल 480 फूड एड पे। इनका जो यूएस का फूड एड था उसका नाम था पीएल 480, ठीक है। तो वो जो था इंडिया उस पे डिपेंडेंट था, ठीक है। इन इस सिचुएशन को सिप टू माउथ एग्जिस्टेंस कहा गया। सिप टू माउथ एग्जिस्टेंस इस सिचुएशन को कहा गया, डिस्क्राइब किया गया, जहां हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, यूएसए से फूड एड, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट का एम क्या था कि गवर्नमेंट का एम ये था कि फूड जो है सेल्फ सफिशिएंसी लाया जाए फूड में, हंगर रिड्यूस करना, एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है। तो इसी इसी चीज के बाद जो है गवर्नमेंट ने ये सारे अपने गोल डिसाइड किए, और इसी गोल को डिसाइड करने के बाद जो है गवर्नमेंट ने क्या एक्सप्लोर किया, HYB सीड्स डेवलप्ड बाय नॉर्मन बोरलॉग और इनको नोबेल प्राइज भी 1970 में इस चीज के लिए मिला है, ठीक है। तो इन सारे मतलब ह्यूमिलिएशन कह लो या डिपेंडेंस कह लो, इसके लिए इसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो सेल्फ सफिशिएंट बनेगी, ठीक है, और वो फूड ग्रेन का एक्सपोर्टर बनेगी। सोचो हम तब 1960-70 में कहाँ थे, और आज हम मतलब कहाँ आ चुके हैं कि वाकई हम फूड एक्सपोर्टर हैं। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो वी अचीव दैट। तो हमने इसके लिए जब गवर्नमेंट डिसाइड कर लिया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने की एलिमेंट्स मतलब HIB सीड्स को खोजा कि ठीक है HIB सीड्स हम अप्लाई करेंगे। और जो HIB सीड है वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी, नॉर्मल बोरलॉग द्वारा, जिनको नोबेल प्राइज 1970 में मिला था, ठीक है। और इन्हें ही हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में मानते हैं। वर्ल्ड में जो है नॉर्मल बोरलॉग को ही हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मानते हैं, और इंडिया में MS स्वामीनाथन को मानते हैं, ठीक है।
चलो, तो मेन कंपोनेंट क्या क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का? तो पहला तो HYB सीड्स थे, ठीक है। HYB सीड्स मतलब हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स। ये स्पेशल सीड्स जो ज्यादा प्रोडक्शन देते थे, ये एक तरह का स्पेशल सीड था जो ज्यादा प्रोडक्शन देते थे। एग्जाम्पल में इनका नाम था, HYB सीड्स का नाम था IR8 राइस एंड लर्मो रोजो व्हीट। लर्मा रोजो व्हीट और IR8 राइस, ये जो है HYB सीड के ही दो नाम थे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरा, मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन का अगर कंपोनेंट की बात करें तो HIB सीड के बाद हमने इरिगेशन एक्सपेंशन किया, ठीक है। HIB सीड तो हमने अप्लाई किया, ये देख रहे हो, ये हमारी सेल्फ सफिशिएंट बनने की जर्नी है। सेल्फ सफिशिएंट बनने की जर्नी में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के लाना सोचा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के लाने के लिए हमें HYB सीड को अपने देश में लाया या इम्प्लीमेंट किया। जो HYB सीड है वो IR8 राइस या लर्मा रोजो व्हीट थी, ठीक है। फिर हमने दूसरा जो स्टेप लिया वो इरिगेशन को बढ़ाने का, ठीक है। जैसे कनाल्स और ट्यूबवेल्स का यूज इंक्रीज हुआ, ठीक है। मोस्ट डेवलप्ड एरिया जो थी वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी थी, ठीक है। इरिगेशन का एक्सपेंशन करना, ठीक है। कनाल्स एंड ट्यूबवेल्स एंड इन पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। इनका इस कनाल्स और ट्यूबवेल से जो है इरिगेशन बढ़ेगी, इस वजह से पंजाब एंड हरियाणा में इसे लाया, ठीक है। तीसरा स्टेप जो गवर्नमेंट ने चला वो केमिकल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यूरिया और फर्टिलाइजर का हैवी यूज हुआ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। यूरिया एंड कंजप्शन जो है ड्रामेटिकली रोज हुए, ठीक है। फिर चौथा जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया वो पेस्टिसाइड एंड मैकेनाइजेशन के से रिलेटेड था। इसके रिजल्ट क्या हुआ पेस्टिसाइड एंड मैकेनाइजेशन से? तो क्रॉप को इंसेक्ट और डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने पेस्टिसाइड का यूज करवाया अपने इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड पे। मैकेनाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट ने ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंप सेट इसको यूज मतलब करने के लिए इनकरेज किया या यूज होने लगे हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ओवरऑल अभी हम समझे कि कंपोनेंट क्या था जो ग्रीन रिवोल्यूशन इतना मैसिव सक्सेस हुआ, तो उसमें कितने लोग, कितनी पॉलिसीज ने रोल प्ले किया। तो पहला तो है हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स, दूसरा जो है हमारा इरिगेशन एक्सपेंशन, तीसरा जो है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज, एंड चौथा जो है पेस्टिसाइड एंड मैकेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का? तो पॉजिटिव इफेक्ट आया, ठीक है। मोस्टली पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही देखेंगे, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया ग्रीन रेवोल्यूशन का? तो पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि फूड गेन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। वीट फूड गेन प्रोडक्शन इंक्रीज होके क्या हुआ कि वीट प्रोडक्शन जो है वो ट्रिपल हो गया, 11 मेट्रिक टन से 36 मेट्रिक टन 1980 में, ठीक है। कुछ ही सालों में, मतलब 11 मिलियन टन से 1965 में था, 20 साल बाद ही हम देख रहे हैं कि 36 मिलियन टन बढ़ गया, ठीक है। राइस प्रोडक्शन भी डबल हो गया, वीट और राइस दोनों ही प्रोडक्शन डबल हो गए, ठीक है। और दूसरा जो ग्रीन रिवोल्यूशन का रिजल्ट हुआ, पहला तो क्या हमने पढ़ा अभी कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ, फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, ठीक है। दूसरा जो हमारा हुआ, दूसरा जो इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बन गया ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। इंडिया जो है फूड 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 प्रोडक्शन में क्या हुआ? सेल्फ सफिशिएंट बन गया। जहाँ पे हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे थे, एड पे उनके डिपेंडेंट थे अपने फूड के लिए, हम क्या बन गए? सेल्फ सफिशिएंट बन गए, ठीक है। इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट, और इंडिया फूड इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री से फूड सरप्लस कंट्री बन गया। तीसरा जो है प्रॉस्पेरिटी इन पंजाब एंड हरियाणा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये आया कि जो बेनिफिट मिला वो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा मिला, ठीक है। ये रीजन जो है इंडिया का फूड बास्केट बन गए। फूड बास्केट ऑफ इंडिया अगर पूछ दे तो क्या है? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट, फार्मर सरप्लस प्रोड्यूस करने लगे, इसलिए मंडी में भी बेचने लगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मार्केट भी डेवलप हुआ। लिमिटेशन क्या हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन से? तो लिमिटेशन ये आया कि रीजनल इनइक्वालिटीज हुई। पहला तो लिमिटेशन ये हुआ कि ग्रीन रिवोल्यूशन से रीजनल इनइक्वालिटी आई। कैसे रीजनल इनइक्वालिटी आई? देखो, हमने अभी पढ़ा ना कि कौन से फूड बास्केट बने हैं स्टेट, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है। लेकिन जो क्या कहते हैं अदर स्टेट्स थे, ईस्टर्न इंडिया जो है वो रह गया वैसे ही, ठीक है। वेस्टर्न यूपी तक ही ये लिमिटेड रहा, ठीक। और ग्रीन रिवोल्यूशन का इफेक्ट, ठीक।
दूसरा जो था रिच फार्मर्स को, यहाँ पे भी रिच फार्मर्स को ही ज्यादा बेनिफिट मिला, रिच फार्मर्स को ही ज्यादा बेनिफिट मिला ग्रीन रेवोल्यूशन से। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स थे वो एक्सपेंसिव इनपुट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, वो मशीन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, तो रिच फार्मर ही अफोर्ड कर रहे थे, तो इन्हीं को बेनिफिट मिला। तीसरा लिमिटेशन ग्रीन रेवोल्यूशन का था कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम? कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हुआ, सॉइल जो है वो डिग्रेड हो गया, एचआईवी सीड्स मतलब केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज करने से जो सॉइल है वो डिग्रेड होने लगे, एक्सेस फर्टिलाइजर यूज होने लगा खाने में, ठीक है। फिर चौथा जो है क्रॉप इम्बैलेंस, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्रॉप इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, मतलब कि मेनली जो है वीट और राइस पर फोकस हुआ, पल्स और ऑयल सीड जो है वो निगलेक्ट हो गया, ठीक। एंड सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन फिर आया। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या एम था? सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन का एम था कि ईस्टर्न इंडिया तक टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करना एंड पल्सेस ऑयलसीड एंड हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना, ठीक है। तो अगर ओवरऑल ग्रीन रेवोल्यूशन को हम कंक्लूड करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ फूड डेफिसिट टू अ फूड सरप्लस इकोनॉमी, बट इट आल्सो क्रिएटेड अ रीजनल एंड एनवायरमेंटल इम्बैलेंसेस। दैट्स इट। सो अभी तक हमने क्या देख लिया? आज आज तक हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? तो अगर हम कंक्लूड करें कि अब तक हमने जो कवर किया है इंडियन इकोनॉमी में, तो हमने इंडियन इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस से शुरू किया था कि कैसी दिखती है 1947 में, इन डिटेल हमने सारे पार्ट्स में डिस्कस किया है कि कॉलोनियल लीगेसी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी 1947 में। इस ब्लॉक जो 1 था इसके अंतर्गत हमने कॉलोनियल लीगेसी, नेहरू विजन के बारे में पढ़ा, ठीक है। देन हम ब्लॉक 2 पे पहुंचते हैं तो प्लानिंग एरा के बारे में देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन आई हमारी आजादी के बाद की, जस्ट बाद की ये बात हो रही है, 5 ईयर प्लान हमारे बने, कितने बने ये भी देखा हमने। देन नीति आयोग जैसे न्यू फ्रेमवर्क, इसके बारे में पढ़ा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या पॉलिसी रेजोल्यूशन लाए गए। एंड 1991 का रिफॉर्म पढ़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर हम उसके बाद जो है हम प्लानिंग के बाद, प्लानिंग के बाद जैसे हमने पहले इंडिपेंडेंस के टाइम तक की हिस्ट्री देखी, ठीक है। दूसरे में हमने प्लानिंग ईरा के बारे में देखा, तीसरे में हमने 1991 रिफॉर्म के बारे में पढ़ा, ठीक है। और चौथे ब्लॉग में हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री टू मॉडर्न, मतलब अब तक, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या था इंडियन एग्रीकल्चर का तब का, और अब से लेके हम प्रेजेंट टाइम तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने ग्रीन रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है एमएसपी, एपीएमसी एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एंड जो लास्ट है फूड सिक्योरिटी, पीडीएस एंड एनएफएसए, ठीक है। ये जो है हमारा ब्लॉक 4 का एंड करेगा, एंड देन हम ब्लॉक 5 पे पहुंचेंगे विच इज इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर इंडस्ट्री को हम लोग उठाएंगे उसकी हिस्ट्री, इतिहास से, आजादी से लेके अब तक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कभी भी इंडियन इकोनॉमी को अगर डीप में पढ़ना है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, आइदर इट्स आरबीआई, आइदर इट्स यूपीएससी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, या एसएससी, व्हाटएवर, तो आप कभी भी पढ़ोगे आजादी के बाद से लेके 2026 तक, तो उसमें मेन फैक्टर, किसी भी इकोनॉमी के बारे में सोचोगे तो अगर किसी भी देश को देखोगे तो उसमें क्या देखोगे, उसकी इंडस्ट्री कैसी है, उसकी एग्रीकल्चर कैसी है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इसी ट्रेंड के बारे में, इसे ही कहा जाता है इस जब इंडियन इकोनॉमी में ट्रेंड पढ़ना, कि कैसा स्टार्टिंग से है अब तक का ट्रेंड। तो इन सारी चीजों को कवर करना ही है, दिस इज आवर सिलेबस, ठीक है। चलो, बैंकिंग से रिलेटेड भी हम सारे पढ़ेंगे, फिर उसमें कमिटीज वगैरह आ जाती है, हम बस रट लेते हैं कमिटी कमिटी, तो वो चीजें जो है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी क्लियर हो पाती हैं विदाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं 12th एमएसपी एपीएमसी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट बी पेशेंट और इसको पूरा देखो, तभी हम नेक्स्ट वीडियो से इंडस्ट्रियल वाला स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एमएसपी, एपीएमसी एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो देखो, व्हाट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, ठीक है। व्हाट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो मिनिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट फार्मर को गारंटी करती है, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस बहुत कम भी हो जाए तब भी फार्मर को एमएसपी मिलेगा। तो एमएसपी को कहा जाता है गारंटेड प्राइस, मतलब कि तुम बारिश आए, तुम्हारी प्रोडक्शन ज्यादा है, कुछ भी हो, ठीक है, एक प्राइस सेट कर दिया जाए। अगर मान लो मुझे रिजल्ट फिक्स हो
कि मैं ये एग्जाम देने जा रही हूँ, इसमें मेरा 70% तो आएगा ही। चाहे मैं ये एग्जाम देने जा रही हूँ, मेरा फिक्स है कि मैं पीएचडी ऑनली क्लियर कर लूंगी, या यूजीसी नेट जो है वो तो क्लियर कर ही लूंगी, ठीक है। चाहे अब मैं इसके आगे क्लियर कर लूं तो वो मेरा फायदा है, इसके नीचे तो मुझे नहीं मतलब मिलेगा, ठीक है। मेरा फिक्स है कि ये मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मुझे पता है यूजीसी नेट हो जाना है, उसके आगे जो मैं पढ़ दूंगी तो जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। तो एमएसपी, दैट इज एमएसपी, गारंटेड प्राइस, कि आपको 100 रुपए 1 केजी के मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चाहे आपकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, 100 केजी बेचो या 200 केजी बेचो या 5 केजी ही मुझे सेल करो, मैं 100 रुपए पर केजी तुम्हें दूंगा ही, ठीक है। इससे ज्यादा अगर तुम्हारी मतलब प्रोडक्शन रेयर हुई, कि मान लो सप्लाई कम है उसकी, तो उससे ज्यादा भी तुम्हें मिल सकता है, पर उससे ज्यादा शायद ना मिले, ठीक है। एमएसपी में ना मिले, बाहर आप दुकान पे बेच सकते हो। तो जो ये चीज है ना गारंटेड प्राइस, इससे इसके फायदे भी थे, नुकसान भी थे। गारंटी की वजह से किसान जो है एक ही प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करते थे, और जानते थे कि गवर्नमेंट ले लेगी, तो वो मेहनत और कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में करते नहीं थे। मेहनत तो मतलब डिमीन करना हो जाएगा हमारे फार्मर्स को, मतलब बात कह रही हूँ कि वो कोई और प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं समझते थे, ठीक है। तो चलो एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो मिनिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट फार्मर्स को गारंटी करती है, अगर मार्केट प्राइस बहुत कम हो जाए तब भी फार्मर्स को एमएसपी मिलेगा। पर्पस क्या था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, तो फार्मर्स को प्राइस क्रैश से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि क्या था ना, फार्मर्स की इनकम बहुत वॉलेटाइल थी, सुसाइड होते थे। ये बहुत जरूरी भी है, कंट्री के स्ट्रक्चर के हिसाब से चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अभी कुछ टाइम, अभी भी हम नहीं कह सकते द क्लाइमेट, हमारी जो क्लाइमेट का हाल है, स्टिल एमएसपी इज नीडेड फॉर द फार्मर। वो पैसा लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, वो 6 महीना वेट करते हैं उनकी फसल आने का, कि उनको उससे पैसा मिलेगा। एंड सडनली अगर उनकी फसल डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय नहीं, सडनली उनकी फसल का दाम जो है वो अगर 3 रुपए केजी हो जाए, 4 रुपए केजी हो जाए, तो हाउ दे विल फुलफिल देयर ओन होम कंजप्शन, ठीक है। कैसे वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करेंगे, इस वजह से जो है एमएसपी लाई गई। तो पर्पस एमएसपी का यही हुआ कि फार्मर्स को प्राइस क्रैश से प्रोटेक्ट करना, इनकम सिक्योरिटी उन्हें देना, और प्रोडक्शन इंक्रीज करना। क्योंकि फार्मर्स इज लाइक, जैसे डॉक्टर्स भगवान है, फार्मर्स भी भगवान है। अगर खाना वो सब डिमोटिवेट हो गए कि हम फार्मिंग लैंड है पर वो कोई करे ना, तो क्या होगा। वो इतना मेहनत का काम है, अगर कोई करे ना, तो हम तुम आप सब ऑफिस में बैठ के कैसे वर्क करेंगे, नहीं कर सकते ना, जब खाना ही नहीं होगा देश में, ठीक है। तो हम सबको फार्मर बनना पड़ेगा, इसलिए जो कर रहे हैं वी नीड टू रिस्पेक्ट देम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब हु अनाउंसेस एमएसपी, एमएसपी कौन अनाउंस करता है, तो गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी, ठीक है। तो कौन जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करता है, तो गवर्नमेंट ही अनाउंस करेगी ना, गवर्नमेंट ही गारंटी देती है। और गारंटी एमएसपी अनाउंस कैसे करती है, हर साल जो है एमएसपी डिसाइड होती है। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक चीजों के लिए जो है एमएसपी डिसाइड होती है। तो वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, पर किसके रिकमेंडेशन पे, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इस कमीशन का नाम है, जो बनाया ही इसीलिए गया है कि वो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है उनके कॉस्ट एंड प्राइसेस डिसाइड करे, और रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसे अनाउंस करती है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिक्लेयर करती है, ठीक है, याद रखना। 23 क्रॉप के लिए जो है गवर्नमेंट जो है एमएसपी डिक्लेयर करती है। ये यूपीएससी में भी एक बार पूछा था कि कितने, मतलब 23 क्रॉप में से इस तरह नहीं पूछा था, ऑप्शन दे दिया था कि इसमें से कौन से क्रॉप है जो एमएसपी में काउंट होते हैं, ठीक है, या नहीं होते हैं, शायद ऐसा था। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोक्योरमेंट की, ठीक है। प्रोक्योरमेंट का मतलब कि कैसे प्रोक्योर होता है, फार्मर से कैसे गवर्नमेंट खरीदती है, कैसे उन्हें पैसा देती है, इस प्रोसेस को समझना प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि एफसीआई, ठीक है, एफसीआई जो होती है गवर्नमेंट की एजेंसी, एफसीआई एंड एनएफईडी, ठीक है, एफसीआई एंड एनएफडी, ये जो है गवर्नमेंट एजेंसी हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या करती हैं, फार्मर से क्रॉप परचेज करती हैं, बट एक्चुअल प्रोक्योरमेंट जो है मेनली वो व्हीट एंड राइस का ही करती हैं, ठीक है, क्योंकि इनको स्टोर करना लंबे वक्त तक ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इस वजह से एफसीआई और एनएफईडी जो है ना, वो क्या करती है, व्हीट एंड राइस को प्रोक्योर करती है, ठीक है।
अच्छा, एमएसपी फॉर्मूला कंट्रोवर्सी के बारे में समझते हैं। कंट्रोवर्सी क्या हुई थी, जो स्वामीनाथन कमीशन है उसने रिकमेंडेशन किया कि एमएसपी जो है किस तरह से कैलकुलेट होगा। एमएसपी कैलकुलेट होगा, एमएसपी का फॉर्मूला दिया गया कि C2 कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट, C2 कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट पे जो है एमएसपी कैलकुलेट होगा। तो C2 जो है, C2 क्या इंक्लूड करता था, C2 जो है पेड कॉस्ट इंक्लूड करता था, पेड कॉस्ट, फैमिली लेबर, ठीक है। C2 क्या इंक्लूड कर रहा है, फैमिली लेबर, पेड कॉस्ट, लैंड रेंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये C2 इंक्लूड करता था। और प्लस 50% प्रॉफिट, ये जो है एमएस स्वामीनाथन ने एक फॉर्मूला दिया था एमएसपी कैलकुलेट करने का। तो कंट्रोवर्सी इसमें क्या हुई कि C2 प्लस 50% जो उन्होंने दिया था कि फुल कॉस्ट इंक्लूडिंग इम्प्यूटेड लैंड रेंट प्लस 50% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग स्वामीनाथन चाहते थे, बट गवर्नमेंट ने क्या यूज किया, A2 प्लस FAL फॉर्मूला यूज किया। A2FAL क्या है कि A2 जो है पेड आउट कॉस्ट है, A2 जो है क्या है, पेड आउट कॉस्ट है, प्लस FAL क्या है, फैमिली लेबर को FAL से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इस पर डिबेट होती रहती है कि कौन सा सही है, ठीक है, स्वामीनाथन वाला यूज करना है या गवर्नमेंट जो यूज कर रही है वो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं व्हाट इज APMC, ठीक है। APMC के बारे में डिस्कस करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। ये क्या है, तो देखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है मंडी सिस्टम जहां फार्मर अपनी क्रॉप सेल करता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलेट करती है मंडी सिस्टम जहां पे फार्मर अपना गुड सेल करता है, ठीक है। फंक्शन क्या परफॉर्म करता है एपीएमसी कमिटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो फेयर ट्रेड इंश्योर करता है, फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है, रेगुलेटेड मार्केट प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या आई एपीएमसी में, तो प्रॉब्लम्स ये आई कि कमीशन, मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एपीएमसी कमिटी में, तो कमीशन एजेंट्स का डोमिनेंस होता है इसमें, ठीक है। कमीशन एजेंट जो है वो डोमिनेंट रहते हैं इसमें, ठीक है। एंड कार्टेलाइजेशन होता है इसमें, कार्टेलाइजेशन होता है, मल्टीपल टैक्सेस लगाए जाते हैं एंड फार्मर्स को लो प्राइस मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया इसके बेनिफिट, फंक्शन और इसके प्रॉब्लम। एपीएमसी, और एपीएमसी क्या कमिटी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है मंडी सिस्टम जहां फार्मर्स अपनी क्रॉप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में समझो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कलेक्ट, स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड सेल करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, तो पुअर स्टोरेज की फैसिलिटी है, मिडल मैन एक्सप्लॉयटेशन, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्राइस फ्लक्चुएशन, ये सारे एग्रीकल्चर मार्केट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसमें ये डिस्कस हुआ है कि ई नाम करके एग्रीकल्चर मार्केट ही है, ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ठीक है। ई नाम जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च, ये एक तरह का ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च हुआ था कब, 2016 में, ठीक है। और इसका एम क्या है कि डिफरेंट जो एपीएमसी मंडीज हैं उनको इंटीग्रेट करना, और वो जितने भी अक्रॉस स्टेट मंडीज हैं, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करना, ई नाम पे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाना। और ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ट्रेडिंग आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो जो मंडी के होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट, इसमें 1000 से अधिक मंडीज इंटीग्रेट हुई हैं, ठीक है। और इनका क्या एम है कि फार्मर्स को प्राइस डिस्कवर करने देना इंडिया में, कि वो कहाँ बेचना चाहते हैं, किस प्राइस पे लोग मांग रहे हैं, और वो कहाँ अपने चावल गेहूं जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहाँ बेचना चाहते हैं, तो वो ई नाम पे रजिस्टर कर सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि बेटर प्राइस डिस्कवरी मिल सकती है फार्मर को, वाइडर मार्केट का एक्सेस मिल सकता है एंड ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है इससे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फार्म लॉज की। फार्म लॉ क्या थे, फार्म लॉ जो 2020 में आए थे, इसके बारे में देखते हैं। तो 3 लॉ आए थे, ठीक है। तो ये क्या क्या थे, गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉ लाए, ठीक है, जिसमें पहला तो जो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट पहला था, ठीक है। दूसरा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, ठीक है, दूसरा क्या था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, ठीक है।
जिसे फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस बोला गया। एंड तीसरा जो था एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट डीरेगुलेट स्टॉक्स, ठीक है। इसका फार्म लॉ 2020 में जो आया था उसका एम था कि फार्मर्स को मंडी से बाहर सेल करने की फ्रीडम देना, ठीक है। और क्यों फार्मर्स वाई फार्मर्स प्रोटेस्टेड, फार्मर्स ने क्यों प्रोटेस्ट किया फार्म लॉ के खिलाफ? तो फार्मर्स को फियर था कि एमएसपी सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा इससे, और कॉर्पोरेट डोमिनेंट हो जाएगा एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो लार्ज प्रोटेस्ट के बाद 2021 में इस लॉ को हटा लिया गया, ठीक है। चलो, अब हमने ओवरऑल ये सारी चीजें खत्म कर ली। लास्ट हमारा बचता है फूड सिक्योरिटी, पीडीएस एंड एनएफएसए, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हर पर्सन को सफिशिएंट, अफोर्डेबल और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल होना। गवर्नमेंट का एम होता है कि कोई भी भूखा ना रहे, इसलिए फूड सिक्योरिटी लाई जाती है, ठीक है। और फूड सिक्योरिटी का मतलब हमें समझ आ गया। तो अब देखो, फूड सिक्योरिटी जो है इसको इंश्योर करने के लिए पीडीएस और एनएफएसएस जैसे सिस्टम है, ठीक है। पीडीएस एंड एनएफएसएस सिस्टम। तो पीडीएस क्या है? तो पीडीएस जो है इंडिया का ओल्डेस्ट फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। इस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट जो है पुअर पीपल को सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ओल्डेस्ट फूड सेफ्टी नेट है, जिससे एफसीआई जो है प्रोक्यूर करती है व्हीट एंड राइस एमएसपी प्राइस पे, स्टोर करती है सेंट्रल पूल पे एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है फेयर प्राइस राशन शॉप टू बेनिफिशरीज। मतलब कि देखो कैसे पीडीएस वर्क करता है ये बताया। पहले तो हमने समझ लिया पीडीएस जो है ओल्डेस्ट फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। इस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट जो है पुअर पीपल को सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है, ठीक है। कैसे वर्क करता है? तो पहला स्टेप होता है पीडीएस सिस्टम में प्रोक्योरमेंट कैसे होती है अनाज की। तो पहला स्टेप होता है गवर्नमेंट एजेंसी जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फार्मर से व्हीट और राइस एमएसपी पे परचेस करती है। दूसरा स्टेप स्टोर करती है, फूड ग्रेन्स को सेंट्रल पूल में स्टोर किया जाता है। एंड तीसरा क्या करती है? फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है राशन शॉप पे या फेयर प्राइस शॉप के थ्रू, जिससे बेनिफिशरी को ग्रेन दिया जा सके, ठीक है। मतलब अनाज जो है बेनिफिशरीज पे पहुंचाया जा सके राशन शॉप और फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस का? तो पुअर पीपल को चीप फूड देना, हंगर रिड्यूस करना, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना एंड प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है। एनएफएसए ने फूड को लीगल राइट बना दिया। सिंपल वर्ड में ये कहो कि एलिजिबल सिटीजन को सब्सिडाइज फूड पाना उनका अधिकार है, ऐसा कह दिया एनएफएस एक्ट ने बना दिया, ठीक है। लीगल राइट टू सब्सिडाइज फूड, लीगल राइट है सब्सिडाइज फूड पाना, ठीक है। अच्छा, इसमें कवरेज कितने हुए? तो अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन, ठीक है। अराउंड 80 करोड़ 820 मिलियन पीपल, मतलब 80 करोड़ पीपल जो है इसके अंतर्गत कवर हुए, ठीक है। अगर बात करें इंटाइटलमेंट अंडर एनएफएसए, तो ईच पर्सन क्या इंटाइटलमेंट मिलेगा? तो हर एक पर्सन 5 kg पर पर्सन पर मंथ एट हाईली सब्सिडाइज रेट। हर एक पर्सन को क्या मिलेगा? 5 kg फूड ग्रेन पर मंथ मिलेगा सब्सिडाइज रेट पे। जैसे कि राइस जो है 3 रुपए kg, व्हीट जो है वो 2 रुपए kg, ठीक है। एंड कोर्स ग्रेन जो है वो 1 रुपया kg मिलेगा इन राशन शॉप पे पीडीएस के थ्रू, या सॉरी फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो देखो और ये इम्प्लीमेंट भी होता है एक्चुअल में। जो एनएफएसए एक्ट है फूड को लीगलाइज करता है इंडिया में, कि फूड जो है लीगल राइट है सब्सिडाइज फूड पाना। कुछ जो लोग बहुत ही गरीब हैं उनके लिए राशन कार्ड भी बनता है, और वो राशन शॉप से इसी सब्सिडाइज रेट में खरीदते भी हैं, ठीक है। 1 रुपए पे कोर्स ग्रेन, 2 रुपए पे व्हीट, ठीक है। और 5 kg उनके पर, जिनके घर में मान लो 4 लोग हैं तो 5 kg पर शायद 2 राशन कार्ड बनता है गार्जियन के नेम पे या एक, उस हिसाब से उनको मिलता है, 1 या 2, आई डोंट नो। अब बात करते हैं पीएम गरीब कल्याण योजना की, ठीक है। पीएम गरीब कल्याण योजना अंडर करंट गवर्नमेंट, ठीक है। अंडर करंट गवर्नमेंट के कोविड पीरियड में जो है ये लॉन्च हुई थी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। गवर्नमेंट ने फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया था। इसमें बेनिफिट क्या था कि 5 kg एक्स्ट्रा फ्री, जितना एनएफएसए एक्ट में था उससे 5 kg एक्स्ट्रा फ्री गेन मिलेगा पर पर्सन, ठीक है। इनिशियली ये टेम्पोररी था बट लेटर जो है ये एक्सटेंड हो गया है, और 2023 से एनएफएसए के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो अब टोटल कितना हो जाएगा? 10 kg,
ठीक है, 10 kg आपको फ्री फूड में, अब ये फ्री हो गया, पहले 1 रुपए 2 रुपए भी लेते थे, अब फ्री हो गया है टोटल। ठीक है, अच्छा रोल क्या है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम है प्रोक्योर करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना एंड बफर स्टॉक को मेंटेन करना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि बफर स्टॉक होता क्या है? तो बफर स्टॉक जो है गवर्नमेंट इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा फूड ग्रेन स्टोर करती है। पर्पस क्या होता है? फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना, प्राइस स्टेबिलिटी रखना, जैसे ड्रॉट या फेमाइन जैसी सिचुएशन आ जाए तो उसको हैंडल कर सके गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं एक और चीज की, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड, इस स्कीम में राशन कार्ड जो है पोर्टेबिलिटी दी गई है राशन कार्ड की। ठीक है, मतलब एक पर्सन जो है कैन यूज राशन कार्ड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। एक राशन कार्ड से आप कहीं भी शिफ्ट हो रहे हो, उसी राशन कार्ड से आप जो है सामान ले सकते हो पीडीएस सिस्टम पर राशन शॉप से। ठीक है, अच्छा माइग्रेंट वर्कर को ये हेल्प करेगा इसलिए लाया गया। ओवरऑल अगर आप बात करें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम ये है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लीकेज की प्रॉब्लम है कि काफी फूड ग्रेन जो है वो ब्लैक मार्केट से डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, रियल कंज्यूमर तक पहुंच ही नहीं, रियल गरीब पीपल के पास पहुंच ही नहीं पाता है। जो एफसीआई प्रोक्यूर कर रही है वो शायद कहीं और बेच दे रही है उसी महंगे दाम पे जितना मार्केट में मिल रहा है, बल्कि वो तो वेलफेयर के लिए था। ठीक है, तो लीकेज की प्रॉब्लम है, करप्शन प्रॉब्लम है, फेक राशन कार्ड बना के मिडिल मैन ही जो मतलब मिडिल क्लास लोग ही हैं वही ले जाते हैं, जबकि उनके लिए पॉलिसी है भी नहीं। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर, मतलब सम पुअर पीपल जो है लेफ्ट आउट हो जाते हैं, सम नॉन पुअर इंक्लूड हो जाते हैं। हाई फिजिकल बर्डन आता है, फूड सब्सिडीज गवर्नमेंट के लिए वेरी एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, अचीवमेंट क्या है पीडीएस एंड एनएफएस से एक्ट का? तो हंगर का रिडक्शन हुआ है, फूड अवेलेबिलिटी हुआ है पुअर्स को, पॉवर्टी एलिवेशन सपोर्ट मिला है, कोविड में मिलियंस को सपोर्ट मिला है इस पॉलिसी से। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या होता रहता है कि ह्यूज सब्सिडी बर्डन क्रिएट कर रहा है, ये इनएफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है, एक स्टोरेज वेस्टेज क्रिएट कर रहा है एंड डिपेंडेंस ऑन व्हीट राइस सिस्टम पे ही हो रह जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें इस पूरे ही फूड सिक्योरिटी को, तो पीडीएस एंड एनएफएसए फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडिया फूड सिक्योरिटी सिस्टम by ensuring subsidized food grain to million through leakage and subsidy burden remain a major challenge. Okay, चलो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंडस्ट्रियल करेंगे।